माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 14 काउंसलिंग साइकोलॉजी के यूनिट 2 काउंसलिंग प्रोसेस में नंबर 1 परामर्श संबंध का निर्माण, बिल्डिंग काउंसलिंग रिलेशनशिप पर मैं आज चर्चा करूंगी। परामर्श संबंध का निर्माण। परामर्श संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तत्व, चाहे एक सत्र या दीर्घकालीन परामर्श हो, परामर्शदाता और ग्राहक के बीच का संबंध में गुणवत्ता पाई जाती है। इस कारण ही बुनियादी परामर्श पाठ्यक्रम में उचित राशि खर्च करके पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है और उसे प्रभावी ढंग से बनाने के लिए उस परामर्श संबंध का निर्माण किया जाता है और इसे ही परामर्श संबंध का निर्माण भी कहा जाता है। परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं। नंबर 1, प्रस्तुत समस्या की गंभीरता। ग्राहक जितना अधिक कार्य करेगा या परेशान होगा, उतना ही अधिक सुधार और अनुभव प्राप्त करेगा। नंबर 2, बनावट। ग्राहकों को यह समझने में मदद करना कि काउंसलिंग में क्या शामिल होगा, समय सीमा और उपेक्षाएं निर्धारित करना। नंबर 3, ग्राहक पहल या प्रेरणा। नंबर 4, वह शारीरिक सेटिंग जिसमें काउंसलिंग होती है। नंबर 5, ग्राहक और परामर्शदाता गुण। समस्या प्रस्तुत करने की गंभीरता। जब वे अब पहली बार काउंसलिंग के लिए आते हैं तो ग्राहक बहुत परेशान होते हैं और परेशानी के कारण उन्हें अजीब तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काउंसलिंग के दौरान उन्हें उन सब होने वाली परेशानियों से निजात दिलाया जाता है। परेशानी उनकी कितनी अधिक और या कम है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बस ये देखा जाता है कि ग्राहक कितने परेशान हैं और उन्हें काउंसलिंग के द्वारा उनकी परेशानी को कम किया जाए। संकट जितना तीव्र होगा, कम प्रशिक्षित लोग अपने प्रतिक्रिया देने में उतने ही असमर्थ होंगे। यही कारण है कि कई व्यक्तियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करके इस कार्य में लगाना चाहिए। समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रशिक्षित योग्य परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। संरचना, स्ट्रक्चर। परामर्श की संरचना अपेक्षाओं को प्रदान करके संबंध बनाने में मदद करती है। इसमें सत्रों की लंबाई की समझ जैसी व्यवहारिक सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। यह बताना कि प्रत्येक सत्र के दौरान क्या होगा, जिससे ग्राहकों को पता चलता है कि वे आपात स्थितियों या उच्च जोखिम वाले संकट स्थितियों में क्या कर सकते हैं, और अन्य तत्व जो परामर्श की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अधिकांश ग्राहक परामर्श सत्र से पहले चिंता का अनुभव करते हैं, इसीलिए अधिक अपेक्षाएं उनकी मदद करती है। ग्राहक के साथ जुड़ना। अमेरिकन एसोसिएशन ने कहा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता काउंसलर किस मॉडल या तकनीकी का उपयोग करता है, उसकी क्षमता तब तक गंभीर रूप से सीमित रहेगी जब तक कि पेशेवर ग्राहक के साथ एक मजबूत चिकित्सीय गठबंधन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जब उसके गठबंधन का निर्माण मजबूत हो जाता है, तब ग्राहक और परामर्शदाता के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है। ग्राहक उन भावनाओं को पहचाने जो परामर्शदाता उन्हें बतलाना चाहते हैं और ग्राहक की उन भावनाओं को पहचाने जिसे परामर्शदाता उसे समझ सके। परामर्श के माध्यम से आगे बढ़ने से ग्राहकों को मना नहीं करना चाहिए। समझ, स्वीकृति और एक गैर निर्णयात्मक रवैया प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। सभ्य टकराव का उपयोग उनके लक्ष्यों को दूर कैसे ना करके उनके लक्ष्यों को समीप लाया जाए, इसका ध्यान परामर्शदाता को करना चाहिए। शारीरिक सेटिंग।
एक परामर्श कार्यालय में भौतिक तत्व परामर्श संबंध के विकास में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चमकीले रंग अधिक सकारात्मक भावनाओं से जुड़े होते हैं, जबकि नरम प्रकाश अधिक गहन प्रकाश की तुलना में अधिक सकारात्मक भावनाओं से जुड़े होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि परामर्शदाता और ग्राहक के बीच में कौन सा रंग किस प्रकार का प्रभाव डालता है, यह कहना मुश्किल है। साथ ही क्लाइंट और काउंसलर के बीच शारीरिक बाधाएं सहानुभूति की कम धारणा के साथ जुड़ी हुई होती है। सहानुभूति एक ग्राहक की दुनिया में प्रवेश करने और उसके परिप्रेक्ष्य को समझने की क्षमता है। सहानुभूति को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक सहानुभूति और उन्नत सहानुभूति। प्राथमिक सहानुभूति एक परामर्शदाता के लिए इस तरह से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है जो यह दर्शाता है कि वे उस स्थिति को समझ गए हैं जिसे ग्राहक अनुभव कर रहा है। उन्नत सहानुभूति एक अधिक अच्छी प्रक्रिया है। तथ्यों को लाने में मदद करने वाला ग्राहक अवचेतन रूप से या उनकी जागरूकता के नीचे होता है। एक प्रभावी कार्य गठबंधन का निर्माण। जबकि एक परामर्शदाता एक ग्राहक के दौरान अपनी बातचीत के दौरान सहानुभूति का उपयोग कर संबंध बनाने के लिए अपने काम को शुरू करता है, जिससे वो ग्राहक के साथ एक प्रभावी गठबंधन बना सके। चिकित्सा में किन लक्ष्यों को पूरा किया जाना चाहिए, इसके बारे में सहमति बननी चाहिए। कार्यों के बारे में समझौता, उन लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाना चाहिए। परामर्शदाता और ग्राहक के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए। व्यवहार में भाग लेना एक ग्राहक को दिखाने के लिए परामर्शदाता द्वारा की गई शारीरिक और व्यवहारिक पसंद है जिस पर वो ध्यान दे रहे हैं। परामर्शदाता एवं परामर्श लेने वाला उसके पसंदों तथा कार्य करने की उपयोगिता पर निर्भर करता है। किस प्रकार के संबंध बनाया जाए या किस प्रकार के संबंध नहीं बनाया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के शारीरिक एवं व्यवहारिक पसंद अलग अलग होता है। समझने की इच्छा का प्रदर्शन। क्लाइंट के साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए और काम करते समय सक्रिय सुनना महत्वपूर्ण होता है और उनको समझना महत्वपूर्ण होता है। यह कदम आवश्यक है ताकि न केवल परामर्शदाता जानकारी प्राप्त कर सके कि उन्हें ग्राहक की मदद करने की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए भी वे समझने की वास्तविक इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कहां से आ रहा है। जब परामर्शदाता किसी ग्राहक से जुड़ने के लिए सक्रिय श्रवण कौशल का उपयोग करता है तो व्यक्ति को सुनने में विश्वास होता है और विश्वास विकसित होने लगता है। इसे परामर्शदाता पेशा के रूप में ही रखते हैं। परामर्शदाता अपने ग्राहकों के साथ मित्रता स्थापित नहीं करते हैं और न ही चिकित्सीय संबंध काउंसलर और क्लाइंट के बीच समानता पर आधारित होती है। स्व प्रकटीकरण एक कौशल है जिसे नैदानिक इरादे की आवश्यकता होती है और उसी इरादे के अनुसार परामर्श देने वाला और परामर्श लेने वाला काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक संबंध स्थापित होता है और वो कभी भी अनुशासित नहीं होता है। और किसी ट्रस्ट बनाने के लिए काउंसलर अप्रासंगिक विषयों को डिस्कशन करते हैं जो क्लाइंट की चिंताओं के बाहर होता है, जिससे क्लाइंट चिंता से मुक्त हो सके। चिकित्सीय संबंध हमेशा क्लाइंट की भलाई को नैदानिक रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से होता है। सब कुछ एक काउंसलर सैद्धांतिक इरादे और कल्याण के लिए एक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण, परामर्शदाता को अपनी भावनाओं के बारे में पता होना चाहिए और प्रतिवाद से बचना चाहिए। आप मुझे याद दिलाते हैं या आप मुझे महसूस करते हैं। जब ये अनुभव उत्पन्न होते हैं तो परामर्शदाता को अन्य अनुभवी चिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। इसीलिए वे उन भावनाओं को चिकित्सा में अपने ग्राहकों के काम में बाधा नहीं बनने देते।
काउंसलरों को किसी भी स्तर पर ग्राहकों के साथ समान अनुभव साझा नहीं करना चाहिए। काउंसलर तथा क्लाइंट की कमी को इस तरह से पूरा नहीं करनी चाहिए। काउंसलर और क्लाइंट को कभी भी इस तरह के काम नहीं करना चाहिए जो दोस्ती से मिलता जुलता हो और ग्राहकों की भावनाओं को दर्शाते हुए उनकी भावनाओं को मान्य नहीं रखा जा सके या उनका समर्थन करने के लिए भी पक्ष नहीं ले रहा हो। इन गंभीर अनैतिक मुद्दों को रोकने के लिए काउंसलर नैदानिक प्रशिक्षण में भी काफ़ी समय तक लगे रहता है, इससे पहले कि वो ग्राहकों को स्वयं देखना शुरू करे। काउंसलर के अपने उद्देश्यों में से ग्राहक के साथ बैठक के दौरान ट्रस्ट के कुछ रूप का निर्माण करता होता है। यदि ग्राहकों को अपने काउंसलर के साथ अपने संबंधों पर विश्वास नहीं है तो वे उन चुनौतियों के बारे में सुनने की संभावना बहुत कम हो जाती है और सामना भी वो नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के साथ उन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो विचार विमर्श करते हैं। हालांकि विश्वास जितना महत्वपूर्ण है पर ऐसा नहीं है कि उसे रातों रात बनाया जा सकता है। एक पेशेवर परामर्श संबंध में तालमेल बनाने के लिए काम, योजना और समर्पण की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।